हाय गाइस, वेलकम टू लॉ गिरी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है। 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर 2021 तक हम ये न्यूज़ कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। आई थिंक सितंबर के नियर अबाउट 4 पार्ट्स हो जाएंगे बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आएंगे इस बारी। आई नो ये वीडियो थोड़ी डिलेड है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। लाइक अक्टूबर के अंदर आई थिंक वो आई वाला सिचुएशन हुआ एंड बाय द टाइम आई रिकवर्ड तब तक मुझे अच्छा खासा कोल्ड हो गया। तो यू कैन लाइक नाउ आई कैन रिकॉर्ड, बट फिर भी मुझे कोल्ड है तो मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लगेगी, बट हार्डली मैटर्स। मैटर ये करता है कि हम पढ़ लें। तो ये वीडियो जो 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे हैं उनको देखनी चाहिए। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो, आप एलेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, स्लैट की तैयारी कर रहे हो, तो लीगल करंट अफेयर्स अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पहले से भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। आप DU 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो, DU के अंदर लीगल करंट अफेयर्स अच्छे खासे आ रखे थे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी, राइट। लीगल करंट अफेयर्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप PU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप BHU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करो, जुडिशरी के अंदर भी जैसे कि मैंने हरियाणा जुडिशरी की करी थी वीडियो, तो उसके अंदर GK के 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड उसमें लीगल करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, राइट। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो या एनी अदर लॉ एग्जाम और एनी अदर एग्जाम जिसके अंदर लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू कि हम मई से कवर कर रहे हैं। ये मई जून जुलाई के थोड़े हमारे सेशंस रह गए हैं, वो मैं कवर जल्दी से करवा दूंगी आपके, पक्का प्रॉमिस से। मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, आई थिंक ये 5th मंथ हम कवर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो वो जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ 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 वॉच एंड मेक नोट्स, राइट। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑब्वियसली नोट्स में से ही आप रिवाइज करोगे, ठीक है ना। तो नोट्स बना लेना अपने। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी कि इसमें से ऐसा सा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ नोट्स बनाएं सो दैट आप रिवाइज करें, सो दैट आपको एग्जाम में वो याद रहे, सो दैट यू आर एबल टू लर्न एंड रिटेन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Apex Court orders demolition of Supertex twin towers in Noida। तो एपेक्स कोर्ट कौन सा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये टॉप मोस्ट कोर्ट है, राइट। तो एपेक्स कोर्ट जहाँ पे भी लिखा होगा उसका क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है डिमोलिशन, मतलब रिमूवल ऑफ सुपरटेक्स। कौन सी कंपनी के हैं ये? सुपरटेक के हैं। कितने टावर्स हैं? 2 टावर्स हैं। कहाँ पे सिचुएटेड है? नोएडा, दैट इज यूपी, राइट। तो हमारे बहुत सारे आंसर्स तो हमें यहीं से मिल जाते हैं। अब वाई हमें आंसर चाहिए। वाई क्यों डिमोलिश कर डायरेक्ट, क्यों वाई रिमूवल क्यों बोला गया है इनका सुप्रीम कोर्ट ने? बिकॉज बाय कंस्ट्रक्टिंग 2 टावर्स, T16 और T17 जो टावर्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, वो विदाउट कंप्लाइंग विद द बिल्डिंग रेगुलेशंस, जो बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं उनके साथ उन्होंने वो फॉलो नहीं किया, उन्होंने वो कंप्लाई नहीं करे हैं। द फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैव आल्सो बीन वायलेटेड। बिल्डिंग रेगुलेशंस क्या वायलेट करे हैं? जो वायलेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, 2 टावर्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग रेगुलेशंस, वो फॉलो नहीं किए गए हैं। उसकी वजह से फायर सेफ्टी नॉर्म्स भी वायलेट हो रहे हैं। तो हमें वाई का आंसर भी मिल गया। लिख लेंगे अपने नोट्स में। T16 एंड T17 आर नॉट सेपरेट। तो उनका ये मैं पहले समझा देती हूँ। तो उनका एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी था एंड उन्होंने ये 2 टावर्स उस प्रोजेक्ट में ऐड किए, राइट। बट इन्होंने कोर्ट को बोला कि वो हमारे सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा? T16 एंड T17 आर नॉट part of a separate and distinct phase 2 with separate amenities and infrastructure। उन्होंने कहा कि ये distinct नहीं है,
इनके लिए स्पेशल अमेनिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड किया। द सप्लीमेंट्री लीज डीड स्टिपुलेट्स दैट दे आर पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रोजेक्ट। ठीक है ना, जो लीज डीड है वो बताती है कि दे आर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रोजेक्ट। Hence, the consent of the individual flat owners of the original 15 towers individually or through the RWA was a necessary requirement under the UP Apartment Act 2010 and UP 1975 Act before T16 and T17 could have been constructed। तो उन्होंने कहा क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट बना चुके थे, एक ओरिजिनल प्रोजेक्ट था, उसके अंदर ये 2 टावर्स ऐड किए जा रहे थे, तो जो इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स हैं उनका कंसेंट लेना जो 15 टावर्स में ऑलरेडी रह रहे हैं वो ज़रूरी था, वो एक रिक्वायरमेंट है यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट के अकॉर्डिंग और यूपी 1975 एक्ट के अकॉर्डिंग, right? Since they necessarily reduce the undivided interest of the individual flat owners in the common area by adding new flats and increasing the number from 650 to 1500। तो उन्होंने क्या कहा, उनका जो इंटरेस्ट था वो कॉमन एरिया था वो खत्म कर दिया, तो उनका जो इंटरेस्ट था जो ऑलरेडी 15 टावर्स में रह रहे हैं उनको इफेक्ट किया, राइट। तो कंक्लूजन क्या निकाला, द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट फॉर डिमोलिशन ऑफ the two towers does not warrant interference and the direction of demolition issued by the High Court is affirmed। तो बेसिकली ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुना जा रहा था एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये कहाँ पर आया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये टावर जो है वो रिमूव कर देने चाहिए और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अफर्म किया। उन्होंने कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है वो बिल्कुल सही है, इन टावर्स को रिमूव किया जाएगा। The work of demolition shall be carried out within a period of 3 months from the date of this judgment। Within 3 months of the date of the judgment ये towers remove करे जाएंगे। The work of demolition shall be carried out by the appellant at its own cost under the supervision of the officials of Noida in order to ensure that the work of demolition is carried out in a safe manner without affecting the existing pleadings। Noida shall consult its own experts and experts from सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की। हमें पता होना चाहिए कि नोएडा क्या है। नोएडा इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन, जो रिमूवल की कॉस्ट है, एंड ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द फीस पेबल टू द एक्सपर्ट शैल बी बोर्न बाय द एपेलेंट। कौन, जो सुपरटेक वाले हैं, राइट। रिफंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिन्होंने फ्लैट खरीदा उनकी क्या गलती है, ठीक है ना, उनकी क्या गलती है, गलती तो ऑफिशियल्स की है, नोएडा वालों की, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो बिल्डर है उसकी गलती है, ठीक है ना, तो रिफंड मिलेगा उनको। एपेलेट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय परचेजर्स हु हैड बुक्ड अपार्टमेंट्स इन T16 एंड T17 विद इंटरेस्ट एट 14% कंपाउंडेड एनुअली। एपेलेंट क्या पे करेगा, बिल्डर क्या पे करेगा, इनको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करेगा एंड उसके ऊपर 14% इंटरेस्ट पे करेगा कंपाउंडेड एनुअली। नेम ऑफ द जजमेंट क्या है, सुपरटेक लिमिटेड वर्सेस एमरल्ड कोर्ट ओनर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, राइट। चले आगे। पैनल सेट अप टू ड्राफ्ट बिल ऑन ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, राइट। किस चीज पे बिल बनेगा, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस पे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी फॉर फ्रेमिंग लेजिस्लेशन रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। The 8-member panel headed by Drugs Controller Journal of India VG Somani is scheduled to submit a draft document by November 30th। तो हमें क्या याद रखना है, हेड कौन थे, हेड इस कमिटी के, और ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया कौन है, वीजी सोमानी, राइट। वीजी सोमानी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वीजी सोमानी, right? The order further states that the committees shall undertake pre-legislative consultation and examine the present act previously framed drugs and cosmetic bills and submit a draft document for a new drugs, cosmetics and medical devices bill। तो हमने क्या नोट करना है कि एक न्यू ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बिल आएगा, ठीक है ना, उसके लिए कमिटी बनाई गई है, 8-member पैनल है और हेड कौन कर रहा है, ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन है, वीजी सोमानी।
Right. Women will be admitted to National Defence Academy. Center tells Supreme Court. Name of the judgment कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है ना, तो वुमेन एडमिट करी जाएंगी एनडीए में. ये एक क्वेश्चन था. हमने इस जजमेंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो का. ठीक है ना, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. तभी मैं कहती हूँ कि लीगल करंट अफेयर्स वाली जो सीरीज है उसको बहुत क्लोजली फॉलो करो. बहुत हेल्पफुल वीडियोस है. इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियोस मिस करने वाली नहीं है. राइट. हाउएवर अब क्या था क्वेश्चन कि एनडीए देने देंगे या नहीं. तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम तो देने दे दिया था. राइट. बट उसके बाद मतलब अभी क्वेश्चन था कि एडमिट किया जाएगा लड़कियों को या नहीं. तो सेंटर ने कहा है कि हाँ हम करेंगे. हाउएवर द गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू मेंटेन स्टेटस को अबाउट द एडमिशंस टू नेशनल डिफेंस अकेडमी इन द करंट अकेडमिक ईयर. ठीक है ना, अभी जैसा है वैसा रहने दो. क्यों बोला सेंटर ने ऐसे कि जैसा है वैसा रहने दो फॉर करंट अकेडमिक ईयर, बिकॉज साइटिंग द नीड फॉर पॉलिसी प्रोसीजर ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस. ठीक है ना, वो कहते हैं हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी, प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ेगा. The court was hearing a plea filed by lawyer Kush Kalra seeking permission for women candidates to appear for the exam. In the petition, Kalra had argued that the exclusion of women candidates from the National Defence Academy was not constitutionally justifiable and amounted to discrimination on the basis of gender. जेंडर. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने क्या बोला था. एंड अगर पूरा का पूरा केस समझना है, पिछला वाला केस भी समझना है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी करी हुई है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. राइट. नेम ऑफ द जजमेंट याद रखना. जो हमारे चीफ जस्टिस है एनवी रमना, वो न्यूज में आते रहते हैं. तो वन सच न्यूज इज दिस. एंड ऐसी अगर कोई न्यूज है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया करो. आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर उन्होंने कोई फिगर्स या कुछ मेंशन किया है उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. राइट. तो वन सच न्यूज इज दिस. फ्यू वुमेन मेक इट टू द टॉप. वो कहते हैं बहुत ही कम वुमेन है जो टॉप पर पहुंच पाती हैं जुडिशरी के. सीजे एनवी रमना, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना सेज लीगल प्रोफेशन इज येट टू होल हार्टेडली वेलकम वुमेन. तो अगर आप न्यू हो 2022 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 2023 के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम याद होना बहुत जरूरी है. एनवी रमना है उनका नाम. राइट. तो उन्होंने कहा सेज लीगल प्रोफेशन इज येट टू होल हार्टेडली वेलकम वुमेन. ठीक है ना. आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस वन वुड एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50% representation for women at all levels, but I must admit with great difficulty we have now achieved a mere 11% representation of women on the bench. bench मतलब जुडिशरी के अंदर. बार होता है लॉयर्स, बेंच का मतलब होता है जजेस. ठीक है ना, या जुडिशरी. तो वो कहते हैं कि हमें 11% रिप्रेजेंटेशन मिली है. तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, अभी कितनी रिप्रेजेंटेशन है? 11%. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितनी कह रहे हैं? 50%. ठीक है ना. ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ वुमेन ऑन द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात कर रहे हैं. ठीक है. 11% रिप्रेजेंटेशन वुमेन की कहाँ पर है? बेंच, जुडिशरी इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. प्लीज 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 मेक अ नोट, इससे क्वेश्चन आ सकता है. ही स्टेटेड एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड by Bar Council of India to facilitate him. ठीक है ना. हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज क्वाइट एक्टिव. वो अपनी स्पीचेस में बहुत अच्छी चीजें बताते हैं, बोलते हैं. उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए. ठीक है ना. तो इसका नोट बना लीजिए कि 11% अभी है रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वुमेन जजेस की, बेंच के अंदर. राइट. बट हमारे चीफ जस्टिस ने कितना बोला कि 50% होनी चाहिए. राइट. Periyar's birth anniversary to be celebrated as Day of Social Justice, CM tells Assembly. The birth and anniversary of social reformer and Dravidar Khazagam founder Prayar E.V. Ramaswamy. ये important है. Birth anniversary क्या celebrate करी जाएगी? As Day of Social Justice. On which day? On date क्या होगी? 17 September. 17 September every year. Prayar E.V. Ramaswamy, and he was a social reformer and फाउंड एंड द्रविडर काजागाम फाउंडर. ये इंपॉर्टेंट है. पूरा का पूरा सेंटेंस नोट कर लीजिए. राइट. ये अनाउंस किया एमके स्टालिन, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैं. राइट. एम्प्लॉयज ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज वुड अंडरटेक अ प्लेज दैट डे टू फॉलो द प्रिंसिपल. ऑन दैट डे क्या करेंगे? प्लेज लेंगे टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, रैशनलिज्म, ब्रदरहुड, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटेरियनिज्म and social justice, he said in a suo moto statement. He said Prayar spoke what others hesitated to utter. Abolition of caste system and equality of men and women were his two primary principles.
principles, the First Amendment to the Constitution came about because of this man who never went to Parliament. Mr. Stalin said Periyar questioned all that were against these two principles, posed questions based on science, and went on to motivate people to do so. ठीक है ना? Abolition of caste system and equality of men and women के बारे में बात करते थे, ये भी आप नोट कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुई वो भी इनकी वजह से ही हुई. नोट कर लेंगे हम. चलिए नेक्स्ट. यूएस टॉप कोर्ट डिक्लाइंस टू ब्लॉक अबॉर्शन बैन. तो अबॉर्शन लॉज हैं यूएस के, वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एलेट 2021 में आपका एक क्वेश्चन भी आया था इनमें से. The US Supreme Court refused to block a Texas ban on abortion after 6 weeks of pregnancy. तो टेक्सास जो स्टेट है वहाँ पे लॉ है कि आफ्टर 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ ब्लॉक करने से ये लॉ एक तरह से वैलिड मान लिया और कहा कि हाँ ठीक है. Giving a major blow to abortion rights by leaving in place a state law that prohibits the vast majority of abortions. Such a ban has never been permitted in any state since the Supreme Court decided Roe versus Wade, the landmark ruling that legalized abortion nationwide in 1973. तो इससे पहले कभी भी अलाउ नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रॉ वर्सेस वेड के अंदर लैंडमार्क रूलिंग की थी जिसके अंदर क्या क्या था, अबॉर्शन लीगलाइज किए गए थे. राइट, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम. Texas is among dozen mostly Republican-led states to ban the procedure once a fatal heartbeat can be detected. ठीक है ना, अगर fatal heartbeat detect हो जाती है often at 6 weeks and sometimes before a woman realizes she is pregnant. ठीक है ना, तो abortion नहीं हो सकता तब. Courts have blocked such bans citing Roe versus Wade. अभी तक Roe versus Wade को साइड करते कोर्ट मना करती थी कि ऐसे बैन नहीं लगा सकते, बट अब ये ऐसा नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आफ्टर 6 weeks ऑफ प्रेगनेंसी अगर आपकी स्टेट बोल रही है कि अबॉर्शन नहीं हो सकता तो आप नहीं अबॉर्शन करवा सकते. राइट. फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड न्यू इनकम टैक्स रूल्स टू इम्पोज अ फ्रेश टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड पीएफ सेविंग्स. इन हर 2021-2022 बजट स्पीच, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन proposed taxing the income on PF contributions of over rupees 2.5 lakh a year. उन्होंने अपनी बजट की स्पीच में कहा था और वो कर दिया है उन्होंने. This limit has been enhanced to rupees 2.5 lakhs. Annual contribution limit shall apply to EPF members, while in GPF or other PFs wherein there is no contribution from the employer, the threshold has been set at rupees 5 lakhs. ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. The provision aimed at ensuring people retire with an adequate nest egg was being misused. उन्होंने क्या कहा कि जो PFs हैं वो क्यों करे जाते हैं, ensuring that people retired with adequate amount of money, but that is being misused according to the finance ministry. Ms. Sitaraman asserted at her press conference after her budget speech that some people go to the extent of contributing rupees 1 crore each month into their PF accounts. This exemption without any threshold benefits only those who can contribute a large amount to these funds as their share. The budget document explained. तो उन्होंने कहा कि इसका मिसयूज हो रहा था तो एक थ्रेशोल्ड, एक लिमिट देना लगाना जरूरी था बिकॉज लोग इसका मिसयूज कर रहे थे. राइट. अलाउ स्पाइंग विदाउट नॉड सेज केरला बिल. स्पाइंग मतलब किसी को का पीछा करना, किसी को एक फोन कॉल रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेशन सुनना, ऐसा सा स्पाइंग. और ये नॉर्मली एक परमिशन रिक्वायर्ड होती है बिकॉज आप प्राइवेसी इंक्लूड कर रहे हो किसी की. ठीक है ना, बट केरला के अंदर एक बिल प्रपोज किया गया है कि ये विदाउट परमिशन भी कर सकते हैं. देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है. द पुलिस कैन लिसन इन और ऑन एनी कम्युनिकेशन विदाउट वेटिंग फॉर ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू कर्ब ऑर्गेनाइज क्राइम्स. ठीक है ना, किसी भी कम्युनिकेशन को सुन सकते हैं. टू कर्ब कौन सा और क्या होना चाहिए उसमें इन्वॉल्व, क्या पर्सन शुड बी इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज क्राइम. ठीक है ना, टू कर्ब उनको रोकने के लिए प्लानिंग चल रही है कुछ भी. अ ड्राफ्ट ऑफ केरला कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स बिल हैज प्रपोज. ये एक प्रपोजल है. ठीक है, ये एक प्रपोजल है. अब आप एक लॉयर बनने वाले हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये हमेशा देखा करो क्योंकि न्यूज़ वालों ने लिख दिया ना, अलाउ स्पाइंग विदाउट नॉट सेज केरला बिल. We'll now if you focus on the bill, then that also means that yet it has not become a law, but normally we just read till here and we're like अच्छा अब ऐसा होने लग जाएगा. So we need to take care कि वो एक अभी proposal है. ठीक है ना. The draft bill suggests that an officer not below the rank of additional director general of police can authorize an application made by the investigation officer within 48 hours of interception. परमिशन लेनी पड़ेगी बट कहाँ से, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से.
The ADGP can permit the interception of via electronic or oral communication if he reasonably determines that an emergency situation involving conspirational activities threatening the security or interest of the state or imminent danger or death or serious physical injury to any person exists, says the draft. तो ठीक है, हाँ, मतलब तभी दिया जाएगा अगर ये सारे है कि कॉन्स्पिरेसी करी जा रही है, थ्रेटन द सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और किसी की डेथ के लिए कंस्पायर किया जा रहा है या सीरियस फिजिकल इंजरी के लिए. The draft bill further states that the interception shall immediately terminate in the absence of any order approving the interception or the communication sought is obtained, or when the application for the order, अगर application reject हो जाती है तो interception stop कर दी जाएगी. The evidence collected through such interception will be admissible against the accused in the case. तो ये evidence जो है ये admissible होगा, उसके against use करा जा सकता है. The contents of the intercepted communication shall be, if possible, recorded on tape or wire or other comparable devices. Under normal circumstances, the Act suggested that a police officer not below the rank of Superintendent of Police can approach the competent authority to be formed for the purpose of सीकिंग परमिशन फॉर इंटरसेप्शन. ठीक है ना, तो अभी डिपार्टमेंट से ही परमिशन लेना है, पर पहले डिपार्टमेंट आता था एक कहीं एंड फिर परमिशन सॉर्ट करते थे, राइट. तो हमेशा कभी भी, अब देखो अगर हम हेडलाइन पढ़े तो हमें लगा अच्छा अब ये लॉ बन चुका है, हम अज्यूम कर लेते, बट कितनी रिक्वायरमेंट्स है, परमिशन भी रिक्वायर्ड है. ठीक है ना, यहाँ पे परमिशन रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करी गई हैं. तो प्लीज डोंट जस्ट रीड द हेडलाइन, रीड द details also. CJ raises concern over backlog of criminal cases in Allahabad High Court. 1.83 lakh criminal appeals pending in court. Uttar Pradesh government had told ऐसी कितनी pending है, कौन सी, 1.83 lakh criminal appeals. Criminal appeals, please make a note of the same, very important. कहाँ पे pending है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, right. I do not want to point any fingers or lay any blame regarding the pendency in the Allahabad High Court relating to criminal cases, which is very worrying. I request the Allahabad Bar and Bench, bar कौन सी होगी, advocates को बोलते हैं bar, ठीक है ना, bench किनको बोलते हैं, judges को, ठीक है ना, टू वर्क टूगेदर एंड कोऑपरेट टू रिजॉल्व दिस इशू, द चीफ जस्टिस सेड. हमें फिगर्स इंपॉर्टेंट है, क्लैट वाले बच्चों ये नोट कर लो, ठीक है ना, कुछ नहीं पता ये आ सकता है. इन दिस हिज स्पीच सीजेआई सेड द कंट्री निग्लेक्टेड एंड फेल्ड टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोर्ट्स इन इंडिया आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट. चीफ जस्टिस रमना reiterated the need to form a national judicial infrastructure corporation, important, NJIC, फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन. क्या करेगी ये, टू हेल्प कोर्ट्स कम आउट ऑफ द dilapidated structures and the severely detrimental and unpleasant work environment. ठीक है ना, क्या करेगी, कम आउट ऑफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिकेड है, खराब हो चुके हैं, ठीक है ना, तो उनको ठीक करने के लिए ये जो कॉर्पोरेशन है ये हेल्प करेगी, और जो अनप्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट है उसको भी ठीक करेगी. NJIC की फुल फॉर्म होना बहुत जरूरी, पता होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से नंबर्स नोट कर लेना. नेक्स्ट, द NJIC शैल बी along the lines of different infrastructure development statutory bodies that work towards creating national assets across the country. One of the design principles that NJIC will follow is socially responsible and inclusive architecture. ठीक है ना, socially responsible. One of the example is, हर किसी को पता है कि पब्लिक को वेट करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, राइट, अपने केस के लिए, बट कुछ बहुत कम कोर्ट्स हैं जहाँ पे बैठने की फैसिलिटी होगी, ठीक है, वॉशरूम्स की फैसिलिटी होगी हर किसी के लिए, क्लीन वॉशरूम्स नहीं अवेलेबल होते, राइट. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कोर्ट्स के अंदर एक रिसेप्शन होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाकर पूछ सकें कि हमें कहाँ पर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो अपना मतलब एक उनको डायरेक्शन मिल सके जहाँ से, ऐसा कुछ होना चाहिए. तो एक सोशली रिस्पॉन्सिबल आर्किटेक्चर ऐसा होगा जो हेल्पफुल हो लोगों के लिए. हमेशा हम देखते हैं कि लोग बेचारे गुम घूम रहे होते हैं कोर्ट्स के अंदर, राइट. इन हिज स्पीच मिस्टर रिजिजू सेड द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू टेबल अ न्यू बिल ऑन मीडिएशन. ठीक है, और एक न्यू बिल शायद आएगा किस पे, मीडिएशन पे. ये किसने बोला, हमारे लॉ मिनिस्टर ने बोला,
राइट। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स बंगाल्स पिटिशन ऑन डीजीपी अपॉइंटमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू entertain a West Bengal plea questioning the authority of the Union Public Service Commission to shortlist the names of Director of Police DGPs based on a judgment of the court। तो बेसिकली क्या करता है यूपीएससी जो है वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द 7 directives of the प्रकाश सिंह judgment in 2007 is that Chief Minister has to choose from among the 3 most senior police officers impaneled by UPSC for the DGP post। तो 3 senior most police officers जो impaneled है by UPSC, उनमें से किसको चूज करना होता है? चीफ मिनिस्टर को। तो चीफ मिनिस्टर इन तीनों में से ही किसी को डीजीपी बना सकता है, ऐसा नहीं किसी को भी उठा के डीजीपी बना दे। और ये क्यों किया गया था, किस जजमेंट में बोला था? प्रकाश सिंह जजमेंट। इस जजमेंट को भी स्टडी करेंगे हम। These officers should have a guaranteed tenure, और guaranteed tenure होना चाहिए मिनिमम 2 years का। ये भी प्रकाश सिंह जजमेंट में ही कहा गया था, राइट। However, West Bengal argued that the power guaranteed to the UPSC, a central body, यूपीएससी एक सेंट्रल बॉडी है और ये पावर जो यूपीएससी को दी गई है टू प्रिपेयर द पैनल वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। तो वो कहते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे, ठीक है ना, तो ये अटैक कर रहे हैं स्टेट लेवल, स्टेट की पावर्स को, 10 फेडरल स्ट्रक्चर को अटैक कर रहे हैं डायरेक्टली। द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस बिलोंग टू द स्टेट। जो पुलिस का सब्जेक्ट है वो कौन सा है? स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट था, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द स्टेट्स प्ली came at a point when the CBI has written to the West Bengal DGP office for information about the alleged incidents of murder and rape in the post-poll violence in the state। ठीक है, ये कब आ रहा है? जब CBI ने लिखा है बंगाल के डीजीपी को कि इंफॉर्मेशन दो कि पोस्ट पोल वायलेंस में जिसमें कहा जा रहा है कि मर्डर्स और रेप हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। द कोर्ट वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय वेस्ट बंगाल्स submissions। Why are you bringing such matters and wasting time? On one hand, you yourself say urgent matters of bail, etc., not being heard by the court, and then you come with such petitions. Is this not abuse of the law? Justice L. Nageswara Rao, who headed 3-judge bench, told senior advocate Siddharth Luthra फॉर वेस्ट बंगाल, राइट। उन्होंने बोला कि तुम कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। ये आर्ग्यूमेंट्स थे। अब हम पढ़ लेते हैं प्रकाश सिंह जजमेंट में क्या कहा गया था। व्हाट वाज हेल्ड इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जजमेंट का नाम क्या है? प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो रिफॉर्म्स लेकर आई, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड ये जजमेंट है। द पुलिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1861। देयर हैव बीन फ्यू एंड फार रिफॉर्म्स टू द पुलिस सिस्टम इन इंडिया। प्रकाश सिंह, who served as DGP of UP Police and Assam Police besides other postings, filed a PIL in the Supreme Court post-retirement in 1996 seeking police reforms। तो किसने फाइल करी थी ये PIL? एक DGP जिन्होंने सर्व किया था इन UP Police in Assam and various other places, उन्होंने PIL फाइल करी seeking पुलिस रिफॉर्म्स। तो क्या डायरेक्शंस आई सुप्रीम कोर्ट की, पढ़ते हैं। अब what measures were suggested by the Supreme Court? The 7 main directives from the Supreme Court in verdict were fixing the tenure and selection of the DGP to avoid situations where officers about to retire in a few months are given the post। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जो few months पे रिटायर होने वाले ऑफिसर्स होते थे उनको ये पोस्ट दे दी जाती थी, ठीक है ना। और जो टेन्योर है वो भी फिक्स होना चाहिए कि अगर वो काम सही तरीके से कर रहे हैं तो पॉलिटिशियंस की बात अगर वो नहीं मानना चाहते बिकॉज पॉलिटिशियंस गलत बोल रहा है, कोई और गलत बोल रहा है, तो उनको फोर्स ना किया जा सके कि तुम बात मानो नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो ये अवॉइड करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए, 7 मेन डायरेक्शंस दिए गए थे। नोट कर लो कि 7 मेन डायरेक्शंस दी गई थी। इन ऑर्डर टू इंश्योर नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अ मिनिमम टेन्योर वाज सॉट फॉर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सो दैट दे आर नॉट ट्रांसफर्ड मिड टर्म बाय पॉलिटिशियंस। तो 2 years का टर्म दिया गया डीजीपी को, राइट। द एससी फर्दर डायरेक्टेड पोस्टिंग ऑफ ऑफिसर्स बीइंग डन बाय पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स। कौन करेगा? पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड करेगा पोस्टिंग, ना कि पॉलिटिशियंस। कंप्राइजिंग पुलिस ऑफिसर्स एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स टू इंसुलेट पावर्स ऑफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफर फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है ना, तो पॉलिटिकल लीडर्स के पास पावर नहीं रही, किसके पास आ गई? पुलिस ऑफिसर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास।
Further, there was a recommendation of setting up State Police Complaints Authority (SPCA) जिसे बोला जाता है, to give platform where common people aggrieved by police action could approach. Apart from this SC directive, Supreme Court directive, separation of investigation and law and order functions. ठीक है ना, किसी ने मर्डर कमिट कर दिया है, ठीक है ना, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी. कोई रेप या मर्डर ना कमिट कर पाए, ठीक है ना, रेप या मर्डर कमिट ना कर पाए या कोई और क्राइम ना कमिट कर पाए, उसको रोकने के लिए, ठीक है ना. तो ये जो फंक्शंस है अलग करना, फंक्शंस टू बेटर इम्प्रूव पुलिसिंग, सेटिंग अप ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन SSC that would have member from civil society and forming a national security commission. ये कहा गया प्रकाश सिंह वाली जजमेंट में. प्लीज नोट. Amend rules to punish police who harass LGBTQIA plus community. HC टेस्ट गवर्नमेंट को क्या बोल रही है कि रूल्स बनाओ कि पुलिस जो है अगर वो हरास करती है LGBTQIA plus कम्युनिटी को तो उनको पनिश किया जाएगा. किसको? पुलिस को. राइट. कोर्ट एक्सप्रेसेस डिसमे ओवर इंसिडेंट्स ऑफ इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग बाय मीडिया. The Madras High Court has directed the state government to amend the conduct rules applicable to police personnel and provide for punishment to those who harass people belonging to the lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, asexual, and such others LGBTQIA plus community or the NGOs that support them. ये किसने बोला? मद्रास हाई कोर्ट ने बोला. ये नोट कर लो. कौन से हाई कोर्ट ने बोला? मद्रास हाई कोर्ट ने बोला. क्या बोला? ये बोला. Justice N. Anand Venkatesh ensured the direction after expressing disappointment over complaints of the police continuing to harass such people in spite of comprehensive instructions issued by him on June 7 to various stakeholders to provide counseling, monetary support, legal assistance, and protection to members of LGBTQIA plus community who face serious discrimination in society. ये जजमेंट हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस करी है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. This judge, I think he is the judge who also underwent counseling and he did a lot of research with regard to LGBTQIA community to understand them. He said that I need to understand them to give any judgment with regard to this community, right, which is a very good thing, which is a very good practice, right. The judge ordered that even sensitization programs to be conducted for the police in accordance with the direction issued by him on June 7 must be held through people belonging to the community or LGBTQIA plus activists or NGO workers involved in supporting and protecting the community from various onslaughts. ठीक है ना. सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, उनके बारे में बताओ कि वो भी ह्यूमंस ही हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है ना, तो उनको एबनॉर्मल्स की तरह नहीं ट्रीट करना. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ मैन और अ वुमेन इज, राइट, क्योंकि उनकी चॉइसेस अलग हैं थोड़ी सी फ्रॉम द मेजॉरिटी, तो आप उनको हैरास नहीं कर सकते. Right. He was shocked to come across a prescription given by a psychiatrist to a gay man without realizing there was no cure for gender identity. The judge requested additional Solicitor General R. Sankar Narayanan to take such issues to the notice of National Medical Commission and the Indian Psychiatric Society and find out by October 4 how they plan to address them, even if it was by bringing changes to medical course करिकुलम. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगर मेडिकल कोर्स करिकुलम के अंदर भी चेंजेस लेकर आनी पड़ेंगी वो लेकर आओ, बट LGBTQIA प्लस कम्युनिटी के लिए ये सोसाइटी नॉर्मल करो, उनको हैरास नहीं करना है. ओके. क्लियर. काउ द नेशनल एनिमल सेज इलाहाबाद हाई कोर्ट. अगेन इम्पॉर्टेंट. कौन सा हाई कोर्ट ने बोला कि काउ को नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट. नेम ऑफ द जजमेंट क्या है? जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ Uttar Pradesh, right. The Allahabad High Court said that a cow should be declared the national animal and that Gau Raksha, cow protection जिसे कहते हैं, should be included as a fundamental right of the Hindus. ठीक है, बहुत बड़ी बात कह दी. Cow should be declared as a national animal and included as Gau Raksha, Gau protection should be included as a fundamental right of the Hindus. इसका नोट कर लीजिए, important है. The court made the comments along with a string of other observations noting the religious and cultural significance of cows
and the need for cow protection. While denying bail to Javed, a person from Sambhal who has been in jail since March on charges of allegedly stealing a cow and slaughtering it with his associates. While holding the cow as a symbol of Indian culture and talking of threats to this culture, a bench of Justice Shekhar Kumar Yadav also warned people that they should not forget the takeover of Afghanistan by the तालिबान. वो कहते हैं कि हमें अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए और काउ हमारे कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. राइट. एक्सप्लेन ऑब्जेक्शंस इन इंटरफेथ मैरिज केस हाई कोर्ट टेल्स गुजरात. तो इंटरफेथ मतलब अगर कोई हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मुस्लिम के बीच में मैरिज हो रही है तो ऑब्जेक्शन क्या है. नाउ इन अ स्ट्रॉन्ग मैसेज द गुजरात हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल एन एफिडेविट एक्सप्लेनिंग इट्स ऑब्जेक्शन इन एन इंटरफेथ मैरिज केस इन विच द पुलिस had launched a first information report booking the husband, his parents, and the priest for solemnizing the marriage under the state's new law that seeks to ban religious conversion through interfaith मैरिजेस. ठीक है. तो फर्स्ट एफआईआर लॉन्च करेगी किस लॉ के अंदर, जिसके अंदर बैन करते हैं वो कन्वर्जन, बैन रिलीजियस कन्वर्जन थ्रू इंटरफेथ मैरिजेस. मतलब हिंदू और मुस्लिम की शादी हुई, ठीक है ना, तो मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मुस्लिम और हिंदू में हुई तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ. द विक्टिम इन द केस कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट द कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर दैट द वडोदरा पुलिस हैड लॉन्च्ड वर नॉट ट्रू एंड दैट शी वांटेड टू रिमेन मैरिड टू हर हस्बैंड हु हैड बुक्ड अंडर द अमेंडेड कौन सा एक्ट है जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 फॉर फोर्सफुल कन्वर्जन थ्रू मैरिज. ठीक है ना. बेसिकली क्या किया जाता था, किया जाता है कि किन केसेस को रोकने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट. अगर एक हिंदू है लड़की, वो मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो मुस्लिम उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये फोर्सफुली कन्वर्जन रोकने के लिए किया जा रहा है. राइट. अगेन आई एम टेलिंग, ये लॉ है, लॉ एक्सप्लेन कर रही हूँ. नीचे कमेंट लिखने मत बैठ जाना कि आप ऐसा बोल रहे हो वैसा बोल रहे हो. ठीक है ना. अगर एक्सप्लेन तो ऐसा ही होगा और कोई तरीका नहीं एक्सप्लेन करने का. This was the first case the state police has launched after the act was notified into a law to stop religious conversion through interfaith marriages using force, allurement और fraudulent means. ठीक है ना, कि कोई force से ना कर पाए, allurement से ना कर पाए या fraud से ना कर पाए. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़का हिंदू है, वो अपने आप को मुस्लिम ना दिखाए, अगर मुस्लिम है हिंदू ना दिखाए एंड बाद में बताए कि नहीं मैं तो ये हूँ, राइट, ये हो गया फ्रॉड. ठीक है ना. तो हमारा लॉ का नाम क्या है, वो ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021. कहता क्या है, ये कहता है ये कि फोर्सफुल कन्वर्जन रोकने के लिए. ठीक है ना. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है. इस लॉ को हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. टू ऑल दोज ऑफ यू हु हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर 2022 और 2023 एग्जाम्स नाउ, प्लीज़ 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 जो मेरे पिछले सेशंस हैं लीगल न्यूज़ वाले वो देख लो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. सिर्फ देखना ही मत, उनके नोट्स भी बना लो. Last month only, provisions of the amended law dealing with interfaith marriages had been stayed by the High Court. The court held that the provisions of the new law were against the constitution. ये important है, stay मिल गया है मतलब वो law जो है वो applicable नहीं है, not applicable. Right, it is not applicable. The state government announced that it would approach the Supreme Court challenging the interim ruling of the High Court. The couple had decided to solemnize their marriage as per the Islamic rite. Subsequently, it was registered under the Special Marriage Act. The couple submitted that both families had no issues, but certain religio-political groups, overzealous police communalized their marriage. Right, ठीक है ना. तो हमें name of the law पता होना चाहिए. ठीक है ना. नेम ऑफ द लॉ, रीजन, वो लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे जो लास्ट स्लाइड में पढ़े, एंड हमें ये पता होना चाहिए स्टे कर दिया गया है कौन सी स्टेट में, ये गुजरात के अंदर. राइट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए. अब द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट मैजिस्ट्रेट्स कैन नॉट फेवर द प्रोब एजेंसी टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट केसेस एट विल. नेम ऑफ द जजमेंट सिद्दीकी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. पढ़ते हैं अंडर यूएपीए द इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 days. ठीक है ना. तो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 days के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए. इफ नॉट द अक्यूज्ड इज इंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल. अगर 90 days के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं खत्म होती तो बेल मिल जानी चाहिए.
अब insofar as extension of time to complete investigation is concerned, the magistrate would not be competent to consider the request, and the only competent authority to consider such request would be the court as specified in the proviso in section 43D. Insofar as extension of time to complete investigation is concerned, the magistrate would not be competent to consider the request. वो कहते हैं कि magistrate is not the right authority to extend the time. Extend करने के लिए magistrate is not the competent authority. Who is the competent authority? The court, as mentioned under section 43D of the UAPA, a 3-judge bench led by Justice U Lalit observed, ठीक है, by the court. अब by the court under section 43D कौन क्या हुआ 2B क्या हुआ, the bench meant the special court under the UAPA, मतलब special court के पास पावर है to extend 90 days से प्लस लेके जाने की, magistrate के पास पावर नहीं है. कौन से section के अंदर? section 43B subsection 2 subclause B. The apex court was dealing with a UAPA case in which the Chief Judicial Magistrate of Bhopal in Madhya Pradesh allowed the investigation agency's request to extend the period of investigation in March 2014. तो magistrate के पास पावर नहीं है. किसके पास है ये पावर? ये पावर हमारी स्पेशल कोर्ट के पास है अंडर द UAPA एक्ट. ठीक है ना. अब इसमें याद क्या करना है कि इन्वेस्टिगेशन कितने डेज में कंप्लीट होनी चाहिए यूएपीए के अंदर? 90 डेज के अंदर. ठीक है, उसके बाद डिफॉल्ट बेल मिल जाती है. सेक्शन 43D2B क्या कहता है कि एक्सटेंशन कौन दे सकता है? स्पेशल कोर्ट, ना कि मजिस्ट्रेट. राइट, आगे पढ़ते हैं इस केस के बारे में. हाउएवर द अक्यूज्ड सिद्दीकी एंड अदर्स सॉट बेल ऑन फाइंडिंग that the investigation agency has not filed a charge sheet in the first 90 days of the probe, their bail was refused. In appeal, the State High Court rejected the accused's plea to quash the case, saying the magistrate had passed an appropriate order. The period of the probe was rightly extended to 180 days and the plea for the bail was not maintainable. तो 90 days के अंदर क्या है? 90 days के अंदर investigation complete होनी चाहिए. अगर नहीं complete होगी तो क्या? डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी. अब 90 डेज के अंदर नहीं कंप्लीट हुई, ठीक है ना, 180 डेज को एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है ना, तो बेल मिलनी चाहिए थी. बट मैजिस्ट्रेट ने भी रिजेक्ट कर दी बेल और हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ये ठीक है. ठीक है, द एपेक्स कोर्ट सेट असाइड द हाई कोर्ट डिसीजन एंड ग्रांटेड बेल टू द अक्यूज्ड व्हाइल नोटिंग that only the special court under UAPA has jurisdiction to extend the period of investigation to 180 days. याद रहेगा, ये जो पिछली स्लाइड में याद करा है वो याद करना जरूरी है. ठीक है ना. ये तो स्टोरी है. अगर आप स्टोरी सुन लेते हो ना केस की तो हमें रिलेट करना इजी हो जाता है. ठीक है. Tamil Nadu Assembly passes bill against NEET. The Tamil Nadu Assembly passed a bill seeking to dispense with the requirement for candidate to qualify in the National Eligibility cum Entrance Test for admission to undergraduate medical courses in the state. मतलब तमिलनाडु असेंबली जो है वो एक बिल पास कर रही है सीकिंग की नीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए स्टेट में जो कॉलेजेस है उसके अंदर. ठीक है ना. तो ये किसने पास किया है बिल? तमिलनाडु ने. स्टेट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है. नीट जो हमारा है वो किसके लिए होता है? अगर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स मेडिकल के अंदर एडमिशन लेनी है. ठीक है. द तमिलनाडु असेंबली टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल 2021, ये भी नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. फर्दर सॉट टू प्रोवाइड एडमिशन टू दीज कोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स obtained in the qualifying examination क्लास 12 मार्क्स इन तमिलनाडु. तो 12 वो कहते हैं 12 मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होनी चाहिए थ्रू नॉर्मलाइजेशन मेथड एज डन बिफोर 2017 से पहले वो कहते हैं कि 12th के बेसिस पे एडमिशन होता था. Two similar legislation passed in assembly during erstwhile AIADMK regime did not receive presidential approval नहीं मिला. इसको पहले भी ये करने की कोशिश की गई थी but president का approval नहीं मिला. The bill moved by Chief Minister M.K. Stalin contended the admission to medical courses was traceable to entry 25 of list 3 schedule 7 of the constitution and the state was competent to regulate the same for the underprivileged social group. वो कहते हैं कि जो medical courses है वो entry 25 of list 3 schedule 7
के अंदर आते हैं, स्टेट इसके ऊपर लॉ बना सकती है और ये अंडर प्रिविलेज सोशल ग्रुप्स के लिए कर रहे हैं. It festers inequality as it favors the rich and the more privileged class of society who are able to afford special coaching apart from pursuing class 12. It virtually barricades the underprivileged social groups from medical and dental education. The bill contended, it argued that NEET was against the equality clause enshrined in the constitution. वो कहते हैं कि equality, ठीक है ना, जो उसकी कोचिंग है वो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, जो पुअर पीपल हैं वो मेडिकल की जो एजुकेशन है, डेंटल की जो एजुकेशन है वो इसीलिए ले पाते बिकॉज नीट की जो स्पेशल कोचिंग है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. राइट, कौन सी स्टेट ने ये बिल पास किया है? तमिलनाडु. राइट, हमें स्टेट का नाम याद रखना है. ओके, चलो इसकी हेडिंग थोड़ी हमने गलत दे दी है, देखते हैं क्या कह रहा है ये न्यूज के बारे में. द मद्रास हाई कोर्ट रिजेक्टेड अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशन विच सॉट अ डायरेक्शन टू द तमिल गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द एन्नाई तमिल अर्चनाई स्कीम. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिए क्या स्कीम है. एन्नाई तमिल अर्चनाई स्कीम. क्या है ये स्कीम? विच लेट्स डिवोटीज ऑप्ट फॉर चैंटिंग ऑफ हाइम्स बाय प्रीस्ट इन तमिल इंस्टेड ऑफ संस्कृत व्हाइल परफॉर्मिंग पूजा इन टेम्पल्स. ठीक है ना, जो मंत्रास है, हाइम्स है, उनको तमिल में बोलने की परमिशन है इंस्टेड ऑफ संस्कृत व्हाइल परफॉर्मिंग पूजा इन टेम्पल. इस स्कीम को क्या कहते हैं? एन्नाई तमिल अर्चनाई स्कीम. इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए. Chief Justice Sanjeev Banerjee and Justice P.D. Audi K. Savalu refused to entertain the petition since the issue was not res interga, an unsettled question of law. ठीक है, anymore. They said that it was not an unsettled question of law. Res interga का मतलब होता है. They said another division bench of justices Elipe Dharma Rao and K. Chandru, both retired, had in March 2008 dismissed a batch of cases filed in 1998 and held that Agama Shastras do not prohibit chanting of mantras in Tamil. ठीक है ना, अगमा शास्त्रास डू नॉट प्रोहिबिट चैंटिंग ऑफ mantras in Tamil, holding that the choice of mantras to be recited either in Sanskrit or in Tamil West with the devotees. That bench had criticized the litigants for making it seem as if God could only understand संस्कृत एंड नॉट तमिल. ठीक है ना, तो ये स्कीम के बारे में पता होना चाहिए और क्या है ये भी पता होना चाहिए. ठीक है. डोंट वांट टू रीओपन ऑर्डर ऑन कोटा इन जॉब प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट. इंपॉर्टेंट है ये केस, हम पढ़ते हैं इसको. द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डरली ऑब्जर्व दैट इट वाज नॉट रेडी टू रीओपन अ डिबेट ऑन इट्स जजमेंट्स ग्रांटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. क्वेश्चन क्या है? क्या रिजर्वेशन होनी चाहिए प्रमोशन के अंदर इन गवर्नमेंट जॉब्स टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब? अ बेंच led by Justice L. Nageshwar Rao reiterated the court's stand that it was up to the state governments to find ways and means of implementing the court's June 2018 judgment on the issue. In a 58-page judgment in 2018, a constitutional bench led by Chief Justice of India Deepak Mishra modified a 2006 judgment that required the state to show quantifiable data to prove the backwardness of a scheduled caste, scheduled tribe community in order to provide quota in promotion in public employment. क्या कर दिया गया था? मॉडिफाइड किया गया था. 2006 की जो जजमेंट थी उसमें क्या रिक्वायर्ड था कि क्वांटिफाइबल, ठीक है ना, क्वांटिफाइबल डाटा अवेलेबल होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप रिजर्वेशन प्रूव करें कि वो बैकवर्ड है, ठीक है ना, SC/ST कम्युनिटी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कोटा इन प्रमोशन. ठीक है ना, दिस वाज ओवरडन विद, ये मॉडिफाई कर दिया गया 2018 के अंदर. द कोर्ट एक्सपेक्ट्स द स्टेट्स टू कंप्लाई विद द जजमेंट्स एंड नॉट ट्राई टू एक्सपैंड और डिफ्लेक्ट द स्कोप ऑफ द केस. द बेंच comprising of so and so clarified. It made these remarks while hearing over 130 petitions variously seeking the implementation of judgment of reservation in promotion. तो अभी डिसीजन नहीं आया है, अभी वो सारी की सारी जजमेंट्स के ब्रीफ सबमिट करेंगे एंड फाइनली डिसीजन आएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी जजमेंट्स की बात हो रही है. In Jarnail Singh versus Lakshmi Narayan Gupta case, the Apex Court had dealt with a batch of appeals which arose from two reference orders, first by a 2-judge bench and second by a 3-judge bench on the क्या कंसिडर किया? करेक्टनेस ऑफ द टॉप कोर्ट्स 2006 जजमेंट इन द केस ऑफ M. Nagaraj and others versus Union of India. तो जरनैल सिंह वाले केस में M. Nagaraj and others versus Union of India वाले केस की करेक्टनेस को देखा गया कि करेक्ट है या नहीं. The Supreme Court had held in Nagaraj case that the state is not bound to make a reservation
फॉर ST इन द मैटर ऑफ प्रमोशन। ठीक है, नगराज में क्या हिल गया था कि स्टेट बाउंड नहीं है टू मेक रिजर्वेशन for ST in promotions. However, if they wish to exercise their discretion and make such provision, the state has to collect quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation of that class in public employment in addition to compliance with Article 335. ठीक है ना, तो नगराज वाले केस में कहा गया कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि रिजर्वेशन दी जाए प्रमोशन के अंदर, और अगर दी जा रही है तो डाटा शो करना चाहिए कि वो जो क्लास है वो बैकवर्ड है, इसलिए उनको कोटा दिया जा रहा है, उनको प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन दी जा रही है। ठीक है, इट इज मेड क्लियर दैट इवन इफ द स्टेट हैज कंपेलिंग रीजंस एज स्टेटेड अबव, द स्टेट विल हैव टू सी that its reservation provision does not lead to excessiveness so as to breach the ceiling limit of 50% or obligate the creamy layer or extend the reservation indefinitely। तो हमारा कंसर्न है ये वाली कि क्वांटिफाइबल जो डाटा था वो ज़रूरी था। कौन सी जजमेंट में? M. Nagaraj versus Union of India. The center had urged the top court to revisit the Nagaraj judgment on two grounds. Firstly, asking states to collect quantifiable data showing backwardness is contrary to the 9-judge bench in Indira Sani versus Union of India, where it was held that scheduled caste and scheduled tribe are the most backward among backward classes, and it is therefore presumed that once they are contained in the presidential list under Article 341 and 42 of the Constitution of India, there is no question of showing backwardness of the SCs and STs all over again. And secondly, the creamy layer concept has not been applied in Indira Gandhi case to the scheduled castes and the scheduled tribes, and Nagaraj has misread Indira Sani judgment to apply the concept to scheduled caste and scheduled tribe. तो क्या कहा सेंटर ने? सेंटर ने कहा कि नगराज वाली जो जजमेंट है उसके अंदर कह रहे हैं कि डाटा इकट्ठा करो, जबकि इंदिरा सानी का केस कहता है कि पता ही है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड ऑफ द बैकवर्ड है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। द 5-judge कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच headed by Chief Justice Deepak Mishra, however, rejected the prayer to send Nagaraj to a larger bench. However, it held as invalid the requirement laid down by Nagaraj verdict that states should collect quantifiable data on the backwardness of SCs and STs in granting quota। ठीक है ना, तो उसके अंदर नगराज के अंदर जो था कि डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा टू प्रूव द बैकवर्डनेस ऑफ SCs एंड STs, वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया रूल। ठीक है ना, but said they will have to back it with data to show। ठीक है, कहा back it with data to show their inadequate representation in the cadre। ठीक है ना, कि ये शो करना पड़ेगा डाटा के थ्रू कि inadequate representation है कैडर के अंदर। It said that the creamy layer principle of excluding the affluent among these communities फ्रॉम अवेलिंग द बेनिफिट विल अप्लाई। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को जो एक्सक्लूड किया हुआ है वो ठीक है, वो तो वैलिड रूल है, बट ये क्वांटिफाइबल वाला क्रॉस होता है। इंस्टेड क्या होगा, हैव टू बैक इट विद डाटा टू शो देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द कैडर। ये हमारी नेक्स्ट जजमेंट में हेल्ड किया गया। ठीक है ना, जो हम प्रमोशन वाले केस की बात कर रहे थे उसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो नहीं आया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अभी डिस्कस कर रही है उस केस को। जैसे ही आएगा वो हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको पिछली 2 जजमेंट्स जो है वो समझा दी हैं। अब हम बात करते हैं इस केस की, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एज एन एडिशनल ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज क्या होती है कि हमारी जो शादी है, वो मैरिज है, वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी है कि कोई भी तरीके से वो वापस से जुड़ नहीं सकती है। राइट, उस मैरिज में इतना कुछ हो चुका है। ठीक है, इन सो फार एज irretrievable breakdown of marriage is concerned, no doubt it does not exist as a ground of divorce under the act। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर या किसी भी एक्ट के अंदर अभी तक ये irretrievable breakdown of marriage जो है, इट इज़ नॉट अ ग्राउंड। ठीक है, नॉट अ ग्राउंड। ठीक है, क्रूएलिटी है, बाकी और सारे ग्राउंड्स हैं, बट दिस इज नॉट अ ग्राउंड। ठीक है, द इशू हैज बीन डिबेटेड बाय द लॉ कमीशन इन इट्स वेरियस रिपोर्ट्स। ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज वाज इंसिडेंटली कंसिडर्ड बाय लॉ कमीशन इन इट्स 59th रिपोर्ट 1974, बट द कमीशन मेड नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड। अब ये हमें नोट करना ज़रूरी है कि 59th लॉ कमीशन में इंसिडेंटली ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की बात करी गई थी। ठीक है ना, 59th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1974 के अंदर
ठीक है, इंसिडेंटली बात करी गई थी बट कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी. देयर आफ्टर इन द 71st रिपोर्ट 1978 द लॉ कमीशन डिपार्टेड फ्रॉम द फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स टू recognize situations where a marriage has completely broken down and there is no possibility of reconciliation. फॉल्ट थ्योरी का मतलब होता है कि एक पार्टी का पूरा पूरा फॉल्ट है और दूसरी का नहीं है, तो वो थ्योरी से मूव हो गए एंड किस पे चले गए कि जहाँ पे मैरिज हैज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस जिसकी हम बात करेंगे, इसके अंदर ऑन द डे ऑफ मैरिज इटसेल्फ द गर्ल रैन अवे. ठीक है ना, वो चली गई शादी से एंड फिर वापस उसकी फैमिली ने मनाकर उनको भेजा वापस, बट देयर वाज नथिंग इन द मैरिज, राइट. फॉल्ट थ्योरी क्या होती है? मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली व्हेन ईदर ऑफ द स्पाउसेस हैज कमिटेड टू एनी मैट्रिमोनियल ऑफेंस. इट इज नेसेसरी दैट वन स्पाउस had committed a matrimonial guilt whereas the other spouse is absolutely an innocent party. मतलब एक ने बहुत ज़्यादा जुल्म कमिट किया है, एक ने ऑफेंस कमिट किया है, whereas the other is completely clean. तो वो क्या थी? फॉल्ट थ्योरी थी. और 71st रिपोर्ट के अंदर मूव हुए फॉल्ट थ्योरी से कहाँ पर? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे. ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. बेसिकली क्वेश्चन ये है कि क्या इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स होना चाहिए कि जब मैरिज बिल्कुल टूट चुकी है तो एक पार्टीज एक दूसरे पे फालतू के केसेस कर रही है, हरास करने की कोशिश कर रही है एक दूसरे को एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द मैरिज, तो क्या डाइवोर्स दे देना चाहिए या नहीं, ये कंसिडर करा जा रहा है इस जजमेंट में. अब पढ़ लेते हैं हम. नीदर पार्टी नीड इंडिविजुअली बी एट फॉल्ट फॉर सच अ ब्रेकडाउन ऑफ द मैरिज. इट मे बी द रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग सेपरेशन, clash of personalities or incompatibility of the couple. As the Law Commission pitly noted, such marriages are merely a shell out of which the substance is gone. For such situations, the Commission recommended that the law be amended to provide for irretrievable breakdown of marriage as an additional ground of divorce. This recommendation was retreated by the Law Commission in its 217th report in 2010 after undertaking a suo motu study of the legal issues involved. So far, the Law Commission's recommendations have not been implemented. तो इस वाले रिपोर्ट के अंदर भी दोबारा बात करी गई. In 2010, the government introduced the marriage laws amendment bill 2010 which inter alia proposed to add irretrievable breakdown of marriage as a new ground for divorce in both the Hindu Marriage Act 1955 and the Special Marriage Act 1954. After receiving suggestions from relevant stakeholders, the bill was amended and reintroduced as the Marriage Laws Amendment Bill 2013. This bill was never passed. ये हमें पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब ये न्यूज़ में आ गया तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये तभी मैंने सारा मेंशन किया है. नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली की जजमेंट को रेफरेंस दी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस जजमेंट है. ठीक है ना, इसमें क्या गया? वंस द मैरिज हैज ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर, इट वुड बी अनरियलिस्टिक फॉर द लॉ नॉट टू टेक नोटिस ऑफ दैट फैक्ट एंड इट वुड बी हार्मफुल टू सोसाइटी एंड इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टीज. वेयर देयर हैज बीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ continuous separation, it may fairly be surmised that the matrimonial bond is beyond repair. The marriage becomes a fiction, though supported by a legal tie. By refusing to sever that tie, the law in such cases does not serve the sanctity of marriage. On the contrary, it shows scant regard for the feeling and emotions of the पार्टीज. वो कहते हैं अगर इतनी ज्यादा टूटी चुकी है ना तो डाइवोर्स देके काम खत्म करो, क्यों लटका रहे हो उसको? सिंपल भाषा में ये बोल रहे हैं. ठीक है ना, अब ये हुआ. आगे देखते हैं और कौन सी जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड आर्टिकल 142. अब क्वेश्चन ये है कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो एक ग्राउंड तो है नहीं जिसके अंदर हम डाइवोर्स ले सके, तो कैसे आप इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी तक डाइवोर्स ग्रांट करता है. तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए जितने भी डाइवोर्स लॉज हैं, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट है चाहे कोई और है, जितने भी डाइवोर्स लॉज है ना उसमें डिफरेंट रीजंस दिए हुए हैं. ठीक है ना, उसमें डिफरेंट रीजंस दिए हुए हैं. मे बी रीजन हो सकता है कि जो इम्पुडेंट है, हस्बैंड इज इम्पुडेंट, या फिर रीजन हो सकता है क्रुएलिटी, मारता पीटता है, हस्बैंड मारता है, कुछ भी ऐसा कोई रीजन होता है. तो बहुत सारे रीजंस दिए होते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट लॉज के अंदर. एंड उन रीजंस के अंदर आपको देखना होता है कि अच्छा मेरा केस इसके अंदर फॉल करता है, इसके अंदर करता है. बट इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज नॉट अ रीजन गिवन अंडर एनी ऑफ द लॉज. राइट, तो हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस रीजन के अंदर डाइवोर्स देता आ रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 142.
Right. We may initially refer to two judicial pronouncements in R. Srinivas Kumar versus R. Sumitha and Manish Kakkar versus Nidhi Kakkar, where it has been clearly opined that there is no necessity of consent by both the parties for exercise of powers under Article 142 of the Constitution of India to dissolve the marriage and the ground of irretrievable breakdown of marriage. तो अगर देखो, अगर दो पार्टीज हैं डाइवोर्स के अंदर, एक हस्बैंड एक वाइफ, राइट, तो अगर हस्बैंड और वाइफ अग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें डाइवोर्स ही चाहिए, तो कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगा. सिचुएशन कहाँ राइज होती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है, जहाँ एक पार्टी कह देते हैं, जहाँ हस्बैंड में भी कह दे मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, या वाइफ कह दे मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, ठीक है ना, तो कोर्ट को तो वहाँ पे इंटरवीन करना पड़ता है. जहाँ दोनों पार्टीज अग्री करगी वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना. So, in R. Srinivas Kumar, the parties had been living apart for 22 years and all the endeavors to save the marriage had failed. We may note that in Hitesh Bhatnagar versus Deepa Bhatnagar, it was opined by this court that courts can dissolve a marriage as irretrievably broken down only when it is impossible to save the marriage. All efforts have been made in that regard. The court is convinced beyond any doubt that there is actually no chance of the marriage surviving and it is broken beyond repair. ठीक है ना, वो कहते हैं broken beyond repair है. तो हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर में भी कहा गया था कि दे देना चाहिए डाइवोर्स, ठीक है. तो जो मनीष कक्कड़ वर्सेस निधि कक्कड़ वाला केस है, उसके अंदर कहा गया था कि आर्टिकल 142 के अंदर जो पावर है कि इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के थ्रू डिसॉल्व कर दे मैरिज, सुप्रीम कोर्ट वो ये ऑब्वियसली वो ये नहीं कह सकते आप कि दोनों पार्टीज अग्री करिए तब आप दे सकते हो. ऑब्वियसली दोनों पार्टीज अग्री करिए तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से डाइवोर्स नहीं हो जाएगा, तो ये कहा गया. इसके अंदर कहा गया कि अगर टूट चुके हैं तो भाई डाइवोर्स दे दो. जो हमने पिछली जजमेंट्स पढ़ी उसके अंदर क्या पढ़ा कि आर्टिकल 142 के अंदर जो पावर है टू डिसॉल्व द मैरिज, सुप्रीम कोर्ट वो एक्सरसाइज कर सकता है ना. अगर मैरिज बिल्कुल टूट चुकी है तो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के अंदर सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स ग्रांट कर सकता है. समझ आ गया इतना. अब आर्टिकल 142 है क्या वो अकेले डाइवोर्स के बारे में ही बात कर रहा है कि एक जनरल प्रोविजन है? ये एक जनरल प्रोविजन है जो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को. पढ़ते हैं इसके बारे में. द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ यूनिक पावर टू द सुप्रीम कोर्ट. क्या पावर ग्रांट करता है? टू डू कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, दैट इज वेयर एट टाइम्स लॉ और स्टैच्यू मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी. ठीक है ना, लॉ या स्टैच्यू कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट जस्टिस करना है पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट ने. तो कोर्ट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ टू पुट the court can extend itself to put a quotas to a dispute in a manner which would befit the facts of the case. मतलब वो कुछ ऐसा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कि उसके रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट को पता है कि यही करना करेक्ट रहेगा, यही अगर करेंगे तभी जस्टिस होगा पार्टीज के साथ, राइट. तो इट इज विद दिस ऑब्जेक्टिव दैट वी फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू टेक रिकोर्स टू दिस प्रोविजन इन द प्रेजेंट केस. ठीक है ना, कि जब कोई लॉ नहीं है जो कोर्ट की हेल्प करे, कोई स्टैच्यू नहीं है, बट जस्टिस करने के लिए वो चीज सही है, दिख रहा है, तो आर्टिकल 142 हेल्प करने आता है. वो देता है यूनिक पावर सुप्रीम कोर्ट को. बेसिकली अभी तक हमने जितने केसेस पढ़े उससे हमें ये समझ में आता है कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज जो है वो ग्राउंड नहीं है अभी तक किसी भी लॉ के अंदर. नंबर 1. नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट है ये पावर वो एक्सरसाइज करती है आर्टिकल 142 के अंडर, एंड वो कर सकती है बिकॉज बहुत सारी जजमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं. तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज 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 लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना हाउ कैन आई हेल्प यू. आप लोग कैसे हो, हम चैट करेंगे कमेंट सेक्शन में. एंड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हो. प्लीज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery एंड प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. ये सारे जो सेशंस मैंने पहले लिए वो जरूर देखना. अगर आपको 2022 के या 2023 के भी एग्जाम्स देखने हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सो या दैट्स इट. Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care.